फर्स्ट लॉ में कोई लॉ इक्वेशन तो नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन विद द सन एट फोकस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पाथ। सारे के सारे प्लैनेट्स इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रहे हैं और इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रहे हैं और सन जो है इलेक्ट्रिकल पाथ के किसी एक फोकस पे अवेलेबल होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो लॉ है केपलर का, जो दो अलग लॉ है, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, दोनों में एक एक इंफॉर्मेशन है, दोनों में इक्वेशन है। सेकंड लॉ में और थर्ड लॉ, दोनों लॉ में एक एक इक्वेशन। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन सर्कुलर अर्थ। अर्थ, हम लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ का एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। दिस इज सैटेलाइट, इसका मास है। तो पहली बात तो ये कि सैटेलाइट के ऊपर फोर्स जो है सिर्फ अर्थ लगा रही है, फोर्स सप्लाइड बाय अर्थ, दूसरा और कोई फोर्स नहीं है। तो अर्थ के सेंटर के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा 0। सिंस टॉर्क ऑफ द फोर्स about the center is 0, therefore angular momentum, ये important information है, angular momentum of satellite about center of the earth remains conserved। angular momentum change नहीं है, angular momentum is always constant। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट टोटल, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, total mechanical energy, this will also remain conserved, not only in circular path, electrical path also। मतलब कोई भी सैटेलाइट अगर इलेक्ट्रिकल या सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दोनों ही कंजर्व रहेगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अर्थ प्लस सैटेलाइट सिस्टम कंजर्व रहेगा। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, वो आपको समझना है। ये जो फोर्स है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट देयर शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स यही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Gm1m2/r²। दिस इज इक्वल टू mv²/r। सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r के बराबर होनी चाहिए। इस इक्वेशन से हम लोग को ये पता चल जाएगा ऑर्बिटल स्पीड √Gm/r, एक r कैंसिल और m भी कैंसिल। इस वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, सेंटर से डिस्टेंस r मालूम रहना चाहिए, g मालूम रहना चाहिए और मास ऑफ अर्थ मालूम, तो उसका स्पीड पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी। जैसे किसी भी सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करते हैं अर्थ के सराउंडिंग में, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट वगैरह या पोलर सैटेलाइट भी होता है, तो हम लोग को पहले से कैलकुलेशन कर लेना होता है कि कितने डिस्टेंस पे रखना है। ये आर पहले से डिसाइड होता है, जी और एम पता है, तो स्पीड निकल जाएगा। यानी एक रॉकेट जाके उतना स्पीड उसको देता है और उतना स्पीड देके उसके ऑर्बिट में छोड़ के वापस आता है। उसके बाद सैटेलाइट अपने आप ही घूमता रहेगा उस ऑर्बिट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। आर जितना कम होगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी जब सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल पास हो जाए, दिस इज द अर्थ, अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास आ जाए तब। तो v का मैक्सिमम वैल्यू होगा व्हेन r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। अर्थ के सरफेस के आसपास, अगर अर्थ के सरफेस से सपोज 50 किलोमीटर ऊपर हो या 100 किलोमीटर ऊपर हो,
तो ये वैल्यू हो जाएगी Gm/r। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। जब इसमें Gm और अर्थ के रेडियस का वैल्यू डालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ही हाई स्पीड है। 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास ये स्पीड आती है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूम सकता है, मगर इतनी हाई स्पीड पे किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना संभव नहीं है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, एयर फ्रिक्शन की वजह से। एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर यहाँ से ले, तो हाफ एम Gm/r। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई Gmm/2r। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट माइनस Gm1m2/r। अर्थ के बाहर है ये सैटेलाइट, तो माइनस Gm1m2/r। आप देख सकते हैं इन दोनों में अंतर ये है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के मॉडुलस का हाफ है, इसका मैग्नीट्यूड का आधा है ये इसको लिख सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी का डबल, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक। तो ये सब रिजल्ट याद रखना। काइनेटिक एनर्जी होता है Gmm/2r, पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gmm/2r। तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड का आधा है और इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड का डबल। विथ माइनस साइन लगा देंगे तो इक्वल हो जाएगा। टोटल एनर्जी इज K प्लस Q। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस Gmm/2r आ जाएगा, माइनस Gmm/2। तो टोटल एनर्जी इज माइनस Gmm/2r, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये सारे कैलकुलेशन आप इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन एटम में करते हैं। सेम रिलेशनशिप वहां भी होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, minus of 2 times of kinetic energy, and total energy is just equal to potential energy। इसलिए बाउंडेड सिस्टम होता है। टोटल एनर्जी अगर निगेटिव आ गया देन सिस्टम इज कॉल्ड बाउंडेड सिस्टम। अब ये एनर्जी कैलकुलेशन, ये रिजल्ट आप लोग को याद रहना चाहिए। अब टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट। ये देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। एक रोटेशन में टोटल डिस्टेंस 2πr है और स्पीड है v, तो 2πr डिवाइडेड बाई √Gm/r। तो ये आ गया 2π/√Gm r to the power 3/2। Therefore, formula for time period is 2π/√Gm r to the power 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r⁻⁵। या ऐसा लिख सकते हैं T² is proportional to r3। यही है केपलर्स थर्ड। According to Kepler's third law, for any planet revolving around the sun, time period of rotation is directly proportional to cube root of the radial distance। This is Kepler's third law। ये हुआ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। एलिप्स में फिलहाल सिर्फ आपको इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, फोकस का क्या कोऑर्डिनेट होता है। फिजिक्स में उतना ही जरूरत पड़ेगा। सर्कुलर पाथ के लिए तो आपको ये समझ में आ गया कि ये टाइम पीरियड कैसे है। इलेक्ट्रिकल पाथ के लिए केपलर ने कैलकुलेट किया, प्रूफ किया कि डिपेंड्स ऑन दिस सेमी मेजर एक्सिस, ए पे डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम चूंकि कंजर्व रहता है, इससे ये इक्वेशन आया।
देखिए आई इंटू ओमेगा, आई पॉइंट मास के लिए एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। इस एक्सप्रेशन से हम लोग ये निष्कर्ष निकाले दोनों एंड पॉइंट के लिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए, और इसी को v इंटू आर में कन्वर्ट किए तो लीनियर स्पीड एंड रेडियल डिस्टेंस, एंगुलर स्पीड एंड रेडियल डिस्टेंस स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशंस की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। आई एम एक्सप्लेनिंग r प्लस r मतलब ये है स्मॉल r और ये है कैपिटल R, पूरा लेंथ हो गया 2a, कैपिटल R माइनस r, कैपिटल R हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो a है और यहाँ से यहाँ तक a ही है, ये तो a प्लस a माइनस स्मॉल r दिस वन। तो ये डिस्टेंस क्या है, a में से a को घटा, तो a माइनस a, देखिए स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, तो स्मॉल r a माइनस a से है, तो इस एक्सप्रेशन में a कैंसिल होगा, तो r प्लस r डिवाइडेड बाई r माइनस r, इसका वैल्यू आ गया 2a डिवाइडेड बाई 2ae, दिस इज 1 बाई e। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फार्मूला, कई बार हम लोग को इसकी जरूरत पड़ेगी, 1 बाई e। You can cross multiply and get the value of r by r। कैलकुलेट करके बताइए आप लोग। हाँ सर यही आया। 1 प्लस r by r is 1 plus e by 1 माइनस। तो ये रिजल्ट दोनों याद रखिए आप लोग। E को बोलते हैं हम लोग एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, सेकंड लॉ में, the area swept per unit time by a planet around the sun remains constant throughout the time, क्योंकि हर वक्त स्पीड चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है। इवन देन यूनिट टाइम इंटरवल में सन को सेंटर मान के एरिया कैलकुलेट किया जाए तो हमेशा बराबर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरियल वेलोसिटी, एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड को the area swept per second is also known as एरियल वेलोसिटी, यानी एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। सेकंड लॉ को ऐसे भी बोला जा सकता है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट और अ प्लैनेट रिमेंस कंजर्व। इसमें क्या दिख रहा है कि अर्थ इज इन फ्रंट ऑफ द सन एट t इक्वल 0, और थोड़ी देर के बाद इनिशियली t इक्वल 0 पे फारदेस्ट डिस्टेंस पे है, और थोड़े ही टाइम के बाद डेल्टा टी टाइम के बाद सेंटर पे डेल्टा थीटा एंगल बनाया है, हाइट वी कैन से h। तो ये एक ट्रायंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक। ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो एक्चुअली में सेक्टर का एरिया लेना होगा, मगर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए दिस कर्व्ड लेंथ एंड दिस वर्टिकल हाइट कैन बी टेकन एज 0 सेम। स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये कर्व्ड डिस्टेंस और ये वर्टिकल हाइट इक्वल लिया जा सकता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर लिखना हो, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स area of triangle, area of sector equals area of triangle for delta t tending to 0, small time interval के। So this is equal to half into base into height। area of triangle तो ये था half into base into height, मगर h की जगह क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ सब लोग ध्यान से, h की जगह हम लोग ले रहे हैं r into डेल्टा थीटा, r into डेल्टा थीटा। आर्क लेंथ जो होता है रेडियल डिस्टेंस इनटू एंगल, तो ये हो गया r स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा बाई 2। दिस इज द एरिया, एरिया स्वेप्ट डेल्टा है। तो एरिया स्वेप्ट और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें, ये वाला टाइम इंटरवल से, तो ये हो जाएगा
r²/2 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ओमेगा होता है। तो फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी एक्चुअली एवरेज ओमेगा देगा, इसलिए मैंने हटा दिया। फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ये वाला टर्म हो जाएगा dA/dt, जिसको कि हम लोग एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, VA, और ये हो जाएगा r²/2 इंटू ओमेगा। तो एरियल वेलोसिटी VA इक्वल्स dA/dt, और अर्थ का जो मास है उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2m। मास से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अर्थ का अबाउट द सन, तो दिस इज एक्चुअली I इंटू ओमेगा बाई 2m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of earth, moment of inertia about the sun for earth, so this is angular momentum by 2m, angular momentum of earth around the sun, और ये I जो है वो है moment of inertia of the earth around sun। तो ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दिस एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट प्रूव हो गई। इसलिए एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ around sun divided by 2 into mass of the earth, which is constant quantity। इसीलिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसमें सारा स्टेप आप लोग देखिए, जहां दिक्कत है पूछ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए नॉर्मल रिएक्शन का जीरो होना वेटलेसनेस कहलाता है, बिकॉज देन ओनली वी कैन फील वेटलेस। तो यहाँ पे देखिए सपोज ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। ये सैटेलाइट के अंदर का केबिन ऑफ सैटेलाइट मान लिया जाए। इस केबिन के अंदर कोई मास रखा, ये डिस्टेंस r है सेंटर से यहाँ तक, इसके अंदर एक मास रखा हुआ है m। तो इस मास के ऊपर दो फोर्स लगेगा। ये जो मास दिख रहा है यहाँ पे, एक फोर्स लगेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा जिस केबिन में रखा है उसका नॉर्मल रिएक्शन। फॉर दिस मास, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इस मास के ऊपर दो फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर और एक mg gravitational force of attraction, and it is revolving in a circular path with a speed v। तो अब इसका इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस मास। देखिए क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया m इंटू जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन mv²/r। अब इस जगह पे g का वैल्यू है gm/r², क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए अर्थ जो है g प्रोड्यूस करती है बाय दिस फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू डाल दिया जाए, और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है √gm/r। दोनों का वैल्यू अगर डाल दें यहाँ पे तो m और g का वैल्यू हो गया gm/r², माइनस n इज m/r एंड v² इज ऑल्सो gm/r। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया 0। यानी सैटेलाइट या केबिन के अंदर कोई भी मास रखा हुआ है फर्श पे तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन 0 है। या यूं कह लें कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए कुछ बचा ही नहीं। सो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। दिस इज व्हाई वी फील वेटलेसनेस। इसलिए सैटेलाइट्स के अंदर आप किसी भी पोजीशन में हैं तो ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, सैटेलाइट जो है इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल प्लेन में रोटेट कर रही है, ये बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल रोटेट कर रही है।
सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस स्मॉल r, ये रहा r रेडियस ऑफ अर्थ, h इज हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब अगर हम लोग केपलर्स लॉ से चलें, t is 2 pi under root gm r to the power 3/2, तो हम लोग को ये मालूम है कि अर्थ का रोटेशन जो है अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। तो हम लोगों को ये पता है ये सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ चलना है, मतलब इक्वेटर से जब भी सैटेलाइट को दिखे तो हमेशा सामने ही दिखना चाहिए। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट शुड बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ व्हिच इज 86,400 सेकेंड। मास ऑफ द अर्थ पता ही है, अप्रोक्सीमेटली 6 into 10⁻24 kg, और कैपिटल जी का वैल्यू पता ही है 6.67 10⁻⁻11 इन SI यूनिट। सारा वैल्यू हम लोग को मालूम, टाइम पीरियड mg, तो रेडियल डिस्टेंस पता चल जाएगा। सो आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल दिस वैल्यूज वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ रेडियल डिस्टेंस। ये लगभग आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से करके, 42,400 किलोमीटर। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट रेडियल डिस्टेंस होता है सेंटर से कितने हाइट पे रहता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का हाइट अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस जो है 42,400 किलोमीटर, और अर्थ के सरफेस से हाइट होती है 36,000। से समझिए, इक्वेटर पे अगर कोई कंट्री है तो सैटेलाइट उसके ऊपर फिक्स किया जा सकता है। रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आ जाता है वो। हाई फ्रीक्वेंसी टीवी वेव्स और FM वेव्स आयोनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर देते हैं, इसीलिए पीछे सैटेलाइट रहता है जो उसको कैच करके वापस भेज देता है आपको। मिनिमम 3 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द ग्लोब, का मतलब हुआ कि 3 सैटेलाइट लगा के पूरे ग्लोब पे एक प्रोग्राम को हम लोग रिले कर सकते हैं, एक साथ पूरे ग्लोब पे ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 सैटेलाइट्स। द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द 2 सैटेलाइट्स विल बी 120 डिग्री। 2 सैटेलाइट के बीच में 120 डिग्री का गैप रखेंगे तो पूरा ग्लोब पे सारा प्रोग्राम रिले किया जा सकता है।